हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 16th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लैक ओपेरॉन क्या होता है और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या होता है। मेनली हमें दो ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं अभी। तो लैक ओपेरॉन, यहाँ पे लैक का मतलब होता है लैक्टोज ओपेरॉन। तो सबसे पहली बात कि लैक्टोज ओपेरॉन जो लैक ओपेरॉन है वो क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है। तो अगर हम मेनली बैक्टीरिया की बात करें तो सपोज कि बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन सोर्स है वो है कार्बन या फिर ग्लूकोज पकड़ लो, ग्लूकोज में तो कार्बन होता ही है, ग्लूकोज है। अगर किसी वजह से ग्लूकोज वहां पे खत्म हो जाता है तो हमें उसको कुछ और एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा। तो अगर हमने उसको लैक्टोज दिया तो वो लैक्टोज को कैसे अपने सेल के अंदर लेगा और वो कैसे आगे की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, ये सारी चीजें हम लैक ओपेरॉन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, द इल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन इज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन, मतलब जो कि लैक ओपेरॉन जो हम आज के दौर में जो पढ़ते हैं वो किसने मतलब कंट्रीब्यूशन था उसमें, तो था जेनेटिसिस्ट थे एक जिनका नाम था फ्रांसिस जेकॉब और एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था जैक मोनार्ड। यानी कि जैकॉब और मोनार्ड इन दोनों के एसोसिएशन का ही रिजल्ट है लैक ओपेरॉन। दे फर्स्ट इल्यूसिडेटेड, उन्होंने सबसे पहले क्या इल्यूसिडेट किया कि ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम होती है। उसके बाद इन लैक ओपेरॉन अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन, कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल जीन होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, जो कि प्रमोटर जीन होंगे और रेगुलेटर जीन होंगे। एंड सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, और ये जो अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन की, फिर प्रमोटर रीजन, रेगुलेटर जीन, ये अरेंजमेंट जो होती है वो बैक्टीरिया में हमें मेनली बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। एंड इट रेफर एज ओपेरॉन, और हम इसको एज अ ओपेरॉन रेफर करते हैं। अब ओपेरॉन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि लैक ओपेरॉन हो गया, LAC यानी कि लैक ओपेरॉन, TRP यानी कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, देन ARA, HIS यानी कि हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन। तो बहुत तरीके के ओपेरॉन होते हैं। हम मेनली लैक्टोज ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब अगर हम लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो लैक ओपेरॉन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम आई जीन बोलते हैं, जिससे ही पूरा लैक ओपेरॉन रेगुलेट होता है। आई माने कि इनिबिटर, ठीक है। और जो इनिबिटर होता है ना वो मेनली रिप्रेसर को कोड करता है, फिलहाल तो आप ये बात याद रखो। उसके बाद एक तो हो गया रेगुलेटरी जीन और 3 हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, डोंट वरी। तो 3 होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन और एक होगा रेगुलेटरी जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन में भी हमें 3 तरीके के स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेंगे। एक होता है Z, देन सेकेंड वन इज द Y एंड थर्ड वन इज द A। तो जो Z जीन होता है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। और लैक्टोज एक पॉलीसेकेराइड है हमें पता है, और लैक्टोज किस में जाके टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो जो Z है, Z जीन, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगा एंड देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज फर्दर लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने का काम करेगा। फिर जो Y जीन होता है वो कोड करता है परमिएज एंजाइम को। नाम से ही पता चल रहा है परमिएज यानी कि कुछ परमिएबिलिटी से रिलेटेड होगा। तो ये परमिएबिलिटी को बढ़ाती है कि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अंदर ले सके, यानी कि सेल के अंदर ले सके। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम करती है सेल की। थर्ड होता है A जीन, जो कि कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का ऐसा कुछ फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है वैसे तो। उसके बाद अगर हम ये जो रेगुलेटरी जीन था I, जिसको हम इनिबिटर से डिनोट करते हैं, ये कोड करता है रिप्रेसर को। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन एज वेल द जीन्स present in the operon are needed together to function in same or related metabolic pathways। यही बोल रहा है कि मतलब बहुत अदर ओपेरॉन के अंदर भी जो कि ये सारे जीन से ये रेगुलेटरी जब मतलब साथ में काम करेंगे तभी जाके वो मेटाबॉलिक पाथवे को मतलब अच्छे से हो पाएगा वो आगे जाके। यही था कि सारे जीन को मतलब मिलजुल के काम करना है। उसके बाद जो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट पे, द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट कौन होता है, लैक्टोज। लैक्टोज ही स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का काम करेगा ओपेरॉन को, मतलब ओपेरॉन आगे चलेगा, स्विच ऑफ होगा या फिर स्विच ऑन होगा, ये सारी चीजें। हेंस टर्म इंड्यूसर, इसीलिए इसको एज ए इंड्यूसर भी बोला जाता है, किसको, लैक्टोज को। देन
इन द एब्सेंस ऑफ प्रीफर कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि जैसे कि ग्लूकोज एक कार्बन सोर्स है, अगर इसका एब्सेंस है तो लैक्टोज प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरिया को इन ग्रोथ मीडियम, ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। लैक्टोज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल्स, तो लैक्टोज मतलब बैक्टीरिया लैक्टोज को अपने सेल के अंदर भी तो लेगा ना, तो इसके लिए ये सारे एंजाइम्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो लैक्टोज को सेल के अंदर कैसे लेगा? थ्रू एक्शन ऑफ परमिएज। लेकिन पहले लैक्टोज को ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा, तो वो जो जेड जीन था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन, फिर लैक्टोज ओपेरॉन को इंड्यूस करने का काम करेगा। द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइम, रिप्रेसर बाइंड करता है ओपेरॉन रीजन पे। देखो जो रिप्रेसर होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी स्ट्रक्चर में। रिप्रेसर अगर तो रिप्रेसर अगर ऑपरेटर रीजन पे अगर जाके बाइंड हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो जब जब रिप्रेसर जाके वहां पे बाइंड होगा, मतलब आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो वो स्विच ऑफ वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन लेकिन अगर वहां पे उस मीडियम के अंदर अगर लैक्टोज और एलोलैक्टोज अगर प्रेजेंट है, तो वो रिप्रेसर जीन पे जाके बाइंड हो जाता है और फिर वो उसको ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं होने देता, तो आगे की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, तो तब स्विच ऑन कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देन अगर मैं आपको आगे का बताऊं तो देखो, regulation of lac operon visualized as the regulation of enzyme synthesis by its substrate by repressor। अगर repressor present है तो वहां पे देखने को मिलेगा हमें negative regulation, यानी कि lac switch off वाली condition हमें देखने को मिलेगी। A very low level of expression of lac operon has to be present in the cells all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। जब जब लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होगा तो हमें बहुत ही मतलब कम अमाउंट में लैक्टोज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, और वेरी लो, एक मिनट, मतलब कि जो लैक ओपेरॉन है उसका एक्सप्रेशन हमें लो लेवल में देखने को मिलना चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज अच्छे से सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ये हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग। अब देखो अच्छे से, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें ओपेरॉन में मेनली हमें प्रमोटर देखने को मिलता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो पी से डिनोट किया है, वो है प्रमोटर। सेकेंड होता है हमारे पास ऑपरेटर रीजन, जो कि हो गया ये पी के साइड वाला जो रीजन है वो होगा ऑपरेटर रीजन। देन थर्ड होता है स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन में हमें 3 जीन देखने को मिलते हैं, जेड, वाई और ये ए, जो कि ऑपरेटर रीजन के बाद हमें देखने को मिलेंगे। जो जेड जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को मतलब कोड करता है, जो Y वाला होगा वो परमिएज को कोड करेगा, और जो A जीन होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करने का काम करता है। उसके बाद फोर्थ हमें एक रेगुलेटरी एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जिसमें हमें एक्टिवेटर और रिप्रेसर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटर रीजन होता है ना, रिप्रेसर बाइंडेड ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन बाय प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग द प्रोमोटर। ये हम आगे देखेंगे कि अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रेजेंट है और अगर वो रिप्रेसर वाला अगर वो ऑपरेटर रीजन पे जाके अगर वो बाइंड हो जाता है ना, तो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती, मतलब वो स्विच ऑफ वाली कंडीशन हमें वहां पे देखने को मिलती है। तो अब देखो कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन कैसे होता है, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कि मीडिया में अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो इनिशिएटर वाला रीजन होगा वहां पे आके आपका बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया। फिर एमआरएनए आगे की प्रोसेस चलेगी, एमआरएनए फिर बनाएगा आपका प्रोटीन। ऑफ कोर्स एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, तो एमआरएनए यहाँ पे रिप्रेसर होता है, आई माने के रिप्रेसर प्रोटीन। तो अगर रिप्रेसर एमआरएनए है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, वो यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाता है। और अगर ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड हो गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे ही नहीं खिसकेगा, क्योंकि मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बीच में आ गया ना, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे कैसे जाएगा? तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्विच ऑफ कंडीशन। लेकिन अगर मीडियम के अंदर अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, सपोज कि लैक्टोज प्रेजेंट है, अब यहाँ पे आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज, जो कि स्टार्टिंग में जाके बाइंड हो जाएगा। जो हमारा रिप्रेसर एमआरएनए था
रिप्रेसर एमआरएनए ने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन इस वाले मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज का सबस्ट्रेट क्या होता है, एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज जो होता है ना, वो रिप्रेसर प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने नीचे बनाया है, तो वो रिप्रेसर प्रोटीन पे जाके बाइंड हो गया और रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन पे एलोलैक्टोज आके बाइंड हो जाता है तो रिप्रेसर प्रोटीन हो जाता है इनएक्टिवेट। तो इनएक्टिवेट होने की वजह से वो ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं हो सकता, तो नहीं हो पाएगा। तो ऑफ कोर्स आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल गई कि वो आगे जाए और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करे। फिर क्या होता है आगे की प्रोसेस में, फिर जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, वाई परमीएज को, और फिर जो ए वाला जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा, और ये वाली कंडीशन हमें स्विच ऑन देखने को मिलेगी। तो ये होता है मेनली लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट। देखो मैं एक बार आपको और एक अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। इसको मैं रफ कर देती हूँ सबसे पहले, कि अगर मीडियम के अंदर अगर लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो एमआरएनए पे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है आरएनए पॉलीमरेज। फिर जो रिप्रेसर एमआरएनए है वो बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर वाली रीजन पे। फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव ही नहीं हो पाता, तो वो आगे के जो जीन्स है वो प्रोटीन को कोड ही नहीं कर पाते। तो इस वाली कंडीशन में हमें स्विच ऑफ वाली कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आके बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज, जो रिप्रेसर एमआरएनए था उसने बना लिया रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज का सबस्ट्रेट क्या होता है, एलोलैक्टोज। फिर एलोलैक्टोज यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, और जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि एक्टिव था उसको वो इनएक्टिव कर देता है। तो इनएक्टिव होने की वजह से वो ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड ही नहीं हो सकता। तो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे रास्ता खुला दिख गया, तो फिर वो आगे जाके अपना काम मतलब कंटिन्यू करेगा। फिर जो जेड वाला जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, वाई वाला परमीएज को, और ए वाला ट्रांस एसिटाइलेज को। और ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्विच ऑन कंडीशन, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं होता, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जब हम उसको लैक्टोज देते हैं तो वो इस तरीके से उसका मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। तो देखो एक बार और देख लेंगे कि लैक ओपेरॉन किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने। ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। इसके अंदर हमें 4 रीजन देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रमोटर, सेकेंड वन इज द ऑपरेटर, थर्ड होता है स्ट्रक्चरल जीन जो कि होता है कोडिंग रीजन, हमें पता है, और एक होता है रेगुलेटरी सीक्वेंस। उसके बाद लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है, तो उसको मतलब ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में लैक्टोज को पॉलीसैकेराइड बोल दिया था। तो लैक्टोज होता है डाइसैकेराइड जिसके 2 यूनिट होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। उसके बाद यहाँ पे होगा प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, और ये जेड वाई ए 3 जीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, लैक वाई परमीएज को, और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज को। उसके बाद लैक आई जीन लैक रिप्रेसर होता है। अगर वो जाके लैक ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा तो आगे की लैक जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट कर देगा। तो ना कोई एमआरएनए बनता है, ना कोई प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो वो हमें स्विच ऑफ की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो कैसे वो जेड वाई ए अपने मतलब एंजाइम को कोड करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे स्विच ऑफ वाली कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे और एक कर्व के बारे में हम पढ़ते हैं विच इज़ डायऑक्सिक कर्व, या फिर उसको कैटाबॉलिक रिग्रेशन भी बोला जाता है। ये डिस्कवर किया था मोनार्ड ने। तो इस वाले कर्व में हमें 2 एक्सपोनेंशियल फेजेस देखने को मिलती है। देखो एक तो हो गई ये वाली, और सेकेंड होती है ये वाली। तो हमें यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल फेजेस देखने को मिलती है। तो ये वाला ग्राफ जो होता है, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम को, और वाई एक्सिस में लेते हैं सेल की डेंसिटी को, कि टाइम के साथ साथ सेल की डेंसिटी कैसे बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या किया, ई कोलाई ने ग्लूकोज को यूज़ कर लिया। सपोज अब ग्लूकोज को यूज़ कर लिया, अपनी ग्रोथ को उसने इंक्रीज कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्लूकोज हो गया ओवर। तो जब हम उसको लैक्टोज देंगे फिर, तो वो ई कोलाई फिर लैक्टोज को यूज़ करेगा और फिर से अपना काम करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा। तो इसमें हमें 2 एक्सपोनेंशियल फेजेस देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज लैक्टोज को स्विच ऑफ करके रखेगा जब तक वो खुद खत्म नहीं हो जाता। कि लैक्टोज बोलेगा कि भाई तुम सबसे पहले मुझे खत्म करो, फिर तुम जाके लैक्टोज को यूज़ करो, ठीक है ना। तो वो तब तक लैक्टोज को वो स्विच ऑफ करता है कि तुम सबसे पहले मुझे यूज़ करो, फिर मैं लैक्टोज तुम्हें यूज़ करने की परमिशन देता हूँ। तो ये तो हो गया डायऑक्सिक कर्व के बारे में।
और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने देखा लैक ओपेरॉन के बारे में कि मेनली इसका मोटिव क्या है कि अगर ग्लूकोज ख़त्म हो गया है बैक्टीरिया के पास तो हमने उसको दे दिया लैक्टोज उसके मीडियम में, तो वो कैसे यूज़ करता है लैक्टोज को। तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाली कंडीशन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.